आप सुन रहे हो इंस्टा एम्पायर एपिसोड 1029। दोस्तों, इंस्टा एम्पायर के लेटेस्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनिका को चित्रा से अच्छा खासा ज्ञान मिला था और सारे समीकरणों को अच्छे से सोचने के बाद अनिका को भी एहसास हुआ कि ऋषभ को अपने से दूर भेजकर उससे गलती हुई है और इस समय वो अपनी गलती सुधारने के इरादे से सीधा नक्श के सामने पहुंच गई थी। नक्श, ऋषभ को वापस बुलाओ। अपने गॉडफादर से कहो कि हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। उसे जो भी सिखाना होगा हम सिखाएंगे, लेकिन उसे अपन से अलग कभी नहीं करेंगे। कॉल लगाओ अपने गॉडफादर को और बोलो उन्हें, या फिर मुझे एड्रेस दो, मैं वहां से ऋषभ को लेकर आती हूँ। दबंग स्टाइल में अनिका ने यह कह तो दिया, लेकिन उसके पीछे के समीकरण से वो पूरी तरह से अनजान थी। खैर, इस समय तो नक्श भी पूरी तरह से चौंका हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या एक्सप्लेनेशन दे। ऐसे भूत की तरह क्यों खट रहे हो? कॉल लगाओ गॉडफादर को और उनसे बात करो, अनिका ने एक बार फिर से नक्श पर प्रेशर डालते हुए कहा। अनिका, वो एक्चुअली उनके पास फोन नहीं है। थोड़ा झिझकते हुए नक्श ने सच्चाई बताने की पहल शुरू की। दैट्स ऑल राइट, तुम्हारे पास उनका एड्रेस तो है ना? चलो चलकर ऋषभ को वापस लाते हैं। अनिका नक्श के चेहरे पर सीरियसनेस देख ही नहीं पा रही थी। वो अनिका, मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो रहते कहाँ हैं। अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। व्हाट, आर यू सीरियस? तुम्हारे गॉडफादर के पास फोन नहीं है, समझ आता है, लेकिन तुम्हारे पास उनका एड्रेस भी नहीं है। व्हाट रबिश इज ऑल दिस? फोन नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो फिर तुम उनसे कांटेक्ट कैसे करते हो? एकाएक अनिका की दोनों भौहें ऊपर की तरफ उठ गई थी। वो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से ध्यान लगाकर उन्हें मन से याद करता हूं तो वो मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। मेरा उनसे मोड ऑफ कांटेक्ट यही है। इस समय तो नक्श एकदम भोले भंडारी की तरह नजर आ रहा था। व्हाट यू मीन वो साधु बाबा की तरह हवन एंड ऑल एंड ध्यान लगाना एंड ऑल? ओएमजी नक्श, तुम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हो यार? और इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो अनिका ने अपनी भड़ास निकाली और फिर सीधा मुद्दे की बात की। खैर, छोड़ दो ये सब। तुम जैसे भी उन्हें बुलाते हो उन्हें बुलाओ। मुझे उनसे बात करनी है और बुलाते समय उनसे कहना कि वो ऋषभ को अपने साथ लेकर आए। ऋषभ हमारे साथ यही रहेगा एम्पायर में। आज अनिका को लग रहा था कि नक्श गॉडफादर को बुलाएगा और गॉडफादर 5 मिनट में ऋषभ को लेकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन गॉडफादर कितने मनमौजी इंसान हैं, ये सच्चाई तो सिर्फ नक्श ही जानता था। वैसे अब समय आ गया था कि नक्श अनिका को बाकी सच्चाई से भी रूबरू करवाए, क्योंकि अनिका की एक्सपेक्टेशंस आसमान छू रही थी और हकीकत यह थी कि नक्श मदारी नहीं बल्कि मदारी के संग नाचने वाला बंदर था, जिसके हाथ में शायद कुछ भी नहीं था। अनिका, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन्हें याद तो कर लूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यहां आए। जब उनका मन करता है तभी वो मुझे दर्शन देते हैं, और वो भी सिर्फ मेरी प्रेजेंस में। गॉडफादर दूसरों के सामने कभी नहीं आते। थोड़ी हिम्मत करते हुए फाइनली नक्श ने कहा। और हाँ, एक और बात, ऋषभ को ले जाने से पहले गॉडफादर ने मेरे सामने कंडीशन रखी थी कि जब तक वो ऋषभ को पूरी ट्रेनिंग नहीं दे देते और जब तक ऋषभ हर टास्क में एक्सपर्ट नहीं हो जाता, तब तक ऋषभ एम्पायर वापस नहीं आएगा, फिर भले ही महीनों या साल ही क्यों ना लग जाए। आज जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अनिका एकाएक शॉक्ड रह गई थी। व्हाट, आर यू सीरियस? कहने को तो वो तुम्हारे गॉडफादर हैं जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें सब कुछ सिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम दोनों एकदम स्ट्रेंजर्स हो। इजंट इट वियर्ड? और कंडीशन रखने वाले वो कौन होते हैं? और तुमने ऐसी कंडीशन पे मुहर क्यों लगाई? तुम्हें नहीं लगता कि इस बारे में तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार? दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम दोनों ईद के चांद की तरह मुलाकात कर रहे हो। लिटरली अनिका ने एक बार फिर से नक्श की क्लास लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें देखा जाए तो नक्श की कोई गलती भी नहीं थी। ऑफ कोर्स नक्श ये सब सुन के नहीं लेने वाला था। अनिका, तुम ऋषभ को एम्पायर से दूर भेजना चाहती थी, मैं नहीं। कंडीशन तुमने मेरे सामने रखी थी, मैंने नहीं। और गॉडफादर कोई खाली फोकट नहीं बैठे हैं जो मेरे बच्चों की बेबी सिटिंग करे। मैं उनका सबसे खास चेला हूं, इसलिए वो ऋषभ को ट्रेनिंग देने के लिए राजी हुए। और तुम्हें कल्टीवेशन का कोई नॉलेज नहीं है। शरीर में पावर्स होना
कोई हंसी खेल नहीं है। उन पावर्स पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है और इस प्रोसेस में समय लगता है। अभी ऋषभ को गए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम चाहती हो कि वो वापस आ जाए। तुम तो ऋषभ को खतरा मान रही थी ना? तो अब क्या हुआ? और हाँ, गॉडफादर अपनी कंडीशन के बहुत पक्के हैं। वो ना तो यहां आएंगे और ना ही ऋषभ को लौट आएंगे, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। ऑफ कोर्स उसे अनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अनिका के कहने पर ही नक्श ने ऋषभ को गॉडफादर के पास भेजा था और बदले में उनकी कंडीशन भी एक्सेप्ट की थी। लेकिन अनिका अब ऋषभ को वापस बुलाने की मांग कर रही थी, जो नेक्स्ट टोस्ट टू इम्पॉसिबल था। ऑफ कोर्स नक्श और गॉडफादर के सीरियस रिश्ते में जबान की कीमत थी, लेकिन अनिका ये कहां समझने वाली थी। अगर तुम्हारे गॉडफादर अपनी कंडीशन को लेकर बहुत पक्के हैं तो मैं भी अपने इरादों को लेकर बहुत पक्की हूं। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए तो मतलब चाहिए, फिर भले ही मुझे पाताल लोक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे गॉडफादर को ढूंढ कर रहूंगी। एकाएक अनिका ने दांत पीसते हुए कहा। और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही अपने गॉडफादर को बुलाना नहीं चाहते हो। लगता है तुम ऋषभ की जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हो। नक्श, अगर मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लो जी, अनिका ने तो लिटरली नक्श को वार्निंग दे डाली थी, जिसमें नक्श पूरी तरह से बेकसूर था। अनिका की वार्निंग सुनकर नक्श ने अपना सर पक DDDDH लिया था। आज तक वो कभी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं गया था, लेकिन आज पहली बार अपनी बीवी के इशारों पर चलते हुए उसे वो कदम उठाना पड़ रहा था। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि गॉडफादर नक्श के बुलाने पर प्रकट होंगे, और वो भी अनिका के सामने, तो कतई नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कोशिश नाकाम ही जाएगी। अनिका को सुनाने के बाद नक्श ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे मन से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गॉडफादर को याद किया। 5 मिनट बाद अचानक से एक हरकत हुई, जहां कमरे में रखा सारा सामान हिलने लगा था। जहां नक्श को एक काला साया नजर आया, तो वही दूसरी तरफ। ये सारा नजारा देखकर और कमरे में हो रही गतिविधियों को महसूस करके अनिका की रूह कांप उठी थी। ऑफ कोर्स ये लीला गॉडफादर की ही थी। वो इतनी आसानी से अनिका के सामने नहीं आना चाहते थे। अब अनिका ने उन्हें ललकारा है तो गॉडफादर भी अपने थोड़े एक्शन तो दिखाएंगे ही ना। लेकिन नक्श पूरी तरह से शॉक्ड था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे गॉडफादर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। पूरे 5 मिनट तक कमरे को दहलाने और अनिका को डराने के बाद एकाएक गॉडफादर प्रकट हुए। देखने में गॉडफादर भले ही बहुत साधारण किस्म के इंसान थे, लेकिन उनके पास जो पावर्स थी, बाप रे बाप, वो गजब ढा सकते थे। हालांकि गॉडफादर को देखकर नक्श और अनिका दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया था। नक्श के तो अपने रीजंस थे, लेकिन अनिका उनकी एंट्री देखकर शॉक्ड थी। पहली बार वो ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स को महसूस कर रही थी। गॉडफादर, आप नक्श से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एक बुलावे पर गॉडफादर हाजिर हो गए थे। नक्श, मैं तुम्हारे बुलावे पर नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी अनिका के बुलावे पर यहां आया हूं। सुना है कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। क्यों अनिका? सीधे और सरल अंदाज में नक्श को जवाब देने के बाद गॉडफादर ने सीधा अनिका की तरफ रुख किया। गॉडफादर के शरीर से निकल रहे पावरफुल ऑरा को महसूस करके अनिका की भी बोलती बंद हो गई थी। वो हंसे या रोए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर सर वो हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। उसे जो भी सिखाना होगा हम दोनों मिलकर सिखा देंगे, लेकिन हमें उसे अपने से अलग नहीं करना है। प्लीज आप हमें हमारा ऋषभ लौटा दीजिए अभी। नक्श मन ही मन सोच ही रहा था कि वो ऋषभ वाले पॉइंट को गॉडफादर के सामने कैसे रखे, लेकिन उससे पहले ही अनिका ने हिम्मत करके गॉडफादर से सीधा ऋषभ को लौटाने के लिए कह दिया था। क्या बात है? एक ही झटके में अनिका ने अपनी डिमांड सामने रख दी। सच कहूं तो मैं इसी डिमांड का इंतजार कर रहा था, और यह देखकर बहुत अच्छा लगा अनिका कि तुम्हें अपने बेटे की बहुत चिंता है, वरना तुम उसे वापस पाने की मांग कभी नहीं करती। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? गॉडफादर के चेहरे पर स्माइल थी और उनके मुंह से निकले वो शब्द भी बहुत बेसिक से थे। ऐसे में अनिका को लगा कि गॉडफादर से टैकल करना उसके लिए बहुत आसान है
और वो आसानी से गॉडफादर को हैंडल कर लेगी। लेकिन नक्श जानता था कि गॉडफादर की मुस्कान के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य तो जरूर छुपा होगा। हालांकि इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट करती, तुरंत ही गॉडफादर ने अपना मुंह खोलते हुए अनिका से कहा, वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि तुम अपना डिसीजन रेसिप्रोकेट क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें यह फैसला बदलना ही था तो तुमने वो फैसला लिया ही क्यों? पहले ऋषभ को दूर भेजा और अब उसे वापस अपने पास बुलाना चाहती हो। अचानक से तुम्हारे थॉट्स में परिवर्तन कहां से आ गया? यकीनन गॉडफादर ने अनिका की नब्ज पकड़ ली थी और जिस इंसान को अनिका बहुत सीधा, सरल और शांत समझ रही थी, अब वही इंसान उसे बहुत काइयां किस्म का नजर आ रहा था। ये तो होना ही था सर। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी सानवी में भी नक्श की पावर्स हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने ऋषभ के साथ गलत किया है। अपने बच्चों को संभालना माँ बाप की जिम्मेदारी है और शायद मैं उस जिम्मेदारी से दूर भाग रही थी। अगर ऋषभ की तरह मैंने सानवी को भी अपने आप से अलग कर दिया और बाद में एकलव्य को भी, तो फिर ये परिवार नहीं रहेगा। बस इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि मैं ऋषभ को वापस बुलाऊंगी और अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दूंगी। अनिका ने जवाब देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। हम तुम्हारी जिम्मेदारी वाली कहानी सुनने में अच्छी तो लगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि तुम खुद भी सिचुएशन को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाई। जब एक माँ ही सिचुएशन के भंवर में उलझी हुई है, तो वो 4.5 साल के बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो सिचुएशन को समझे, उसे परखे। तुम्हारे सामने जैसी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के मद्देनजर तुमने ऋषभ को एम्पायर से दूर करने का फैसला लिया। ठीक उसी तरह ऋषभ के सामने जो सिचुएशन रही होगी, उसके मद्देनजर ही उसने अपने एक्शन को अंजाम दिया होगा। माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने से पहले अपने एम्पायर का माहौल ठीक करो। बच्चा जो देखता है वही सीखता है, और ऋषभ के मामले में तो तुम दोनों के लिए ये एक हाई टाइम है। सीधे और सरल अंदाज में गॉडफादर ने भी पाठ पढ़ाते हुए कहा। हाई टाइम है मतलब? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि ऋषभ के पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन हाँ, उसके हाव भाव देखकर मैं इतना समझ गया हूं कि वो अपने पास्ट से बहुत डिस्टर्ब्ड है। एक 4.5 साल के बच्चे को सही राह दिखाने की बजाय तुम लोगों ने उसे एम्पायर से दूर कर दिया। ऑफ कोर्स वो मेरे पास आया है तो मैं तो उसे सही राह दिखाऊंगा ही, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। उसके दिल में तो बस ये बात बैठ गई है कि उसके माँ बाप ने उसे एम्पायर से बाहर निकाल दिया है। उसके दिल में तुम दोनों के खिलाफ नफरत पैदा हो रही थी। हालांकि उस नफरत को मैंने पनपने नहीं दिया, लेकिन अब आगे क्या करना है ये तुम दोनों को देखना होगा। सिचुएशन को टैकल करना सीखो, उससे भागो मत, क्योंकि तुम्हारे ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं। उनके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं, और अभी उन्हें सही राह नहीं दिखाई तो कोई और उन्हें गलत राह दिखाकर भटका देगा और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ऋषभ को वापस लौट आ रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं उसे संभाल नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे तुम दोनों की ज्यादा जरूरत है। और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें अक्कल आए और तुम अपने बच्चे की मांग करो। कल सुबह ऋषभ एम्पायर पहुंच जाएगा। अपनी बात कहने के तुरंत बाद गॉडफादर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए थे। हालांकि अनिका को ऋषभ की कस्टडी वापस तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही साथ उसे एक अच्छी सीख भी मिली थी और अब उसे उसी डायरेक्शन में काम करना था। ऑफ कोर्स सुपरनैचुरल पावर्स वाले बच्चों की पेरेंटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन नक्श और अनिका दोनों इसके लिए तैयार थे। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ऋषभ के पैर एम्पायर में वापस पड़ गए थे। भाई साहब, ऋषभ तो वापस आ गया था, लेकिन अब यह देखना होगा कि उसका अनिका के प्रति रवैया कैसा रहता है। क्या वो अनिका को माफ करेगा या फिर उससे बदला लेगा? खैर, ये तो समय ही बताएगा। तो वही दूसरी तरफ नक्श सुबह 7 बजे ही अपनी फैक्ट्री पहुंच गया था। आज उसके लिए बहुत खास दिन था। ऑफ कोर्स ऋषभ के वापस आने की खुशी तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ आज नक्श की नई हीलिंग पिल भी तैयार हो गई थी, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुए बैठी थी। जैसे ही नक्श को फैक्ट्री से कॉल आया, वैसे ही वो रेडी होकर एम्पायर से निकल गया था। एम्पायर के सभी एक्सपर्ट्स, इंक्लूडिंग कुशल और माम्बो अंकल, रात भर सोए नहीं थे और पिल लॉन्चिंग में ही लगे हुए थे। जी हां,
माम्बो अंकल ने मेडिसिनल फॉर्मूला चेंज करके उस पिल को जहरीली बना दिया था और इस वजह से वो काफी हाई स्पिरिट में नजर आ रहे थे। वैसे जब माम्बो अंकल को पता चला कि ऋषभ वापस एम्पायर लौट आया है तो उनके चेहरे की मुस्कान दुगुनी हो गई थी। ऑफ कोर्स ऋषभ भले ही उनके लिए एक मोहरा था, लेकिन ऋषभ उन्हें अपना परम आदर्श मानता था और उसे गलत शिक्षा देकर वो सिर्फ देश और दुनिया में ही नहीं बल्कि एम्पायर में भी तबाही मचा सकते थे। खैर, फैक्ट्री पहुंचकर नक्श ने पूरी सिचुएशन का जायजा लिया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। नक्श को खुश होता देख तुरंत ही माम्बो अंकल ने कहा, बधाई हो नक्श, समय से पहले ही हीलिंग पिल तैयार हो गई है। प्रोडक्शन जोरों शोरों से चल रहा है। 3 दिन बाद जब तुम इसे लॉन्च करोगे तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। ऑफ कोर्स अगर ये जहरीली पिल लॉन्च हुई तो डेफिनेटली तहलका मचना ही था, लेकिन इस समय माम्बो अंकल सिर्फ पॉजिटिव पहलू ही दर्शा रहे थे। ओ अंकल, लेकिन जिस तरह क्रिकेट खेलने से पहले कैप्टन पूरे पिच को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसी तरह मैं भी पिल लॉन्च करने से पहले उसका टेस्ट ड्राइव करना चाहूंगा। ये मेरी लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लॉन्चिंग से पहले ओक टेस्टेड तो बनता ही है। ये बोलते हुए भले ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन माम्बो अंकल के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी। हीलिंग पिल की टेस्टिंग की तो क्या चोरी पकड़ी जाएगी? क्या नक्श को पता चल पाएगा कि पिल के फॉर्मूले में गड़बड़ी हुई है? क्या नक्श तबाही रोक पाएगा? जब नक्श को पिल में गड़बड़ी पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या सभी की क्लास लगाई जाएगी? क्या नक्श को माम्बो अंकल पर शक होगा? माम्बो अंकल क्या करेंगे? क्या वो इस टेस्टिंग को रोक पाएंगे? क्या माम्बो अंकल ने एक और प्लान बनाया होगा? ऋषभ का अनिका के साथ कैसा बर्ताव होगा? क्या वो सब कुछ भूलकर अनिका को गले लगाएगा या फिर मौका देखकर अनिका से बदला लेगा? क्या नक्श की पिल लॉन्चिंग रुक जाएगी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन लक्ष्मण लाल अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर।